हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम आधुनिक भारत अध्याय 31 स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित 20 अध्याय ऑलरेडी हमने करा रखा है। साथ ही साथ आधुनिक भारत से संबंधित अध्याय 21 से लेकर के अध्याय 30 तक भी ऑलरेडी हमने करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सवाल है यहाँ पे, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो याद रखना है, महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वे अफ्रीका में लगभग 22 वर्ष रहे थे। 1893 से लेकर के 1915 के बीच यहाँ पे रहे थे अफ्रीका में। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर भी थे। ठीक है, भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए तथा उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ठीक है, तो यहाँ सवाल आ सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है 9 जनवरी के बारे में। ठीक है, इस बारे में याद रखना है कि यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा ये मनाया जाता है हर 9 जनवरी को। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा हर दूसरे वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी 2003 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने सर्वप्रथम या कहें कि प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? सबको पता होगा, चंपारण में 1917 में किया था। ठीक है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पहला उनका सत्याग्रह था चंपारण में 1917 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में किया। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सवाल आता है कि गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था? ठीक है, तो ये राजकुमार शुक्ल ने ही बुलाया था। ठीक है, याद रखिएगा, जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1916 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। चंपारण में किसानों की अपनी ज़मीन के 3/20 में, यानी से 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते हैं, नील की खेती करना अनिवार्य था, है ना। 20 कट्ठा में मान लेते हैं तो 20 में से 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करनी ही है। ठीक है, इसे ही 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और JB कृपलानी भी थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो याद रखना है, ये था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना है यहाँ पे, 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में ये प्रकाशित होती थी। सवाल पूछा जाता है कि यह पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी याद रखनी है। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो याद रखना है, पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, जो कि 1920 में ये शुरुआत किया गया था इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी के द्वारा।
ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1920 से 22 ईस्वी में चलाया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन का अभूतपूर्व सफलता मिली थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन का। लेकिन आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन 1922 में से स्थगित कर दी जाती है जब चौरा चौरी कांड होता है। तो इससे आहत होकर के फिर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई हैं, किस कालानुक्रम में घटित हुई आपको बतानी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे चौरा चौरी की घटना कब हुई थी, 1922 में हुआ था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी देखेंगे आपकी 1919 में ही हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1900 अब देखेंगे कि 17 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इससे पहले अब देखेंगे यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह तो सबसे पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, इस बात में चौरा चौरी का घटना सबसे लास्ट में इसमें दिख रहा है, तो यहाँ पे वो वन पहले लास्ट में कर देते हैं। बचा मेरे पास 2 और 3 दोनों 1919 में ही हुआ था। बट अब देखेंगे पहले रॉलेट सत्याग्रह आएगा या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। अब देखेंगे कि रॉलेट सत्याग्रह पहले होगा। ठीक है, सत्याग्रह के लिए हम लोग निकल रहे हैं, इस बार फिर हत्या किया जाएगा, मतलब कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले रॉलेट सत्याग्रह निकाली जाएंगी और फिर ये कांड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4 3 2 यहाँ पे लगा देनी है क्रम से। तो आप देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, बस डेट याद रखनी है और 3 और 4 के बारे में, 2 और 3 के बारे में याद ही रखनी है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है बाद में होता है, पहले सत्याग्रह करेंगे उसके बाद फिर ये हत्याकांड वाला काम होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो पता ही है कि ये नील की खेती के विरोध में किया गया था, जहाँ पे 20 में से 3 कट्ठा को करनी ही करनी है। ठीक है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह क्या था, तो रॉलेट एक्ट या काले अधिनियम के विरोध में ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह निकाली गई थी। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, तो अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला कांड हो जाता है। ठीक है, जो कि निहत्थे पर गोलियाँ चलाई जाती हैं जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, और ताजुब की बात है बाद में जब इनकी कमेटी उठाई गई थी रॉलेट एक्ट नाम से। ठीक है, जब रॉलेट कमेटी आई थी तो उसमें देखेंगे कि उन्हें जनरल डायर को सही माना गया और वहाँ पे उनको सम्मानित भी किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। शर्म की बात है। ठीक है, और फिर चौरा चौरी कांड ये क्या हुआ था, ये चौरा चौरी गांव में क्या हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, जो कि किसी का एक जो आपका चौकी था ना, पुलिस चौकी था, वहाँ पे धावा बोल करके कितने मतलब शायद 20 पुलिस कर्मियों को मतलब हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे है वैसे सवाल वही है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। सवाल है कि चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे 5 फरवरी 1922 इसका सही आंसर है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, इससे 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, 22 को हुआ था 1922 को, नहीं 22वीं पुलिस को यहाँ पे देखेंगे कि मृत्यु भी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठीक है, इससे बहुत सारे नेता थे जो गर्म दल के नेता थे, वो सभी इससे बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थे, मतलब कह सकते हैं नाराज थे गांधी जी से कि क्यों वापस लिए आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 5 फरवरी 1922 की ये घटना है और 12 फरवरी फिर 1922 को ठीक है इसे वापस ले लिया जाता है। ठीक है, बारदोली में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। बताना है 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे CR दास, चितरंजन दास सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, देखिएगा ध्यान से। सितंबर 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था।
ठीक है। इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेताओं जैसे कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने विरोध किया था। परंतु फिर देखेंगे कि नागपुर का जब अधिवेशन होता है 1920 में ही, तो यहाँ पर सी आर दास स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है। शुरुआत में जब देखेंगे कि यहाँ पे कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पे इसका विरोध किया गया था असहयोग आंदोलन का। किनके द्वारा? सी आर दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लाल लाजपत राय के द्वारा। लेकिन जब उसी वर्ष देखेंगे 1920 में ही जब नागपुर अधिवेशन होता है तो सी आर दास इसका स्वयं इसका प्रस्ताव प्रस्तावित करते हैं और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं यहाँ पे? राघवाचारी। ठीक है। इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित किया गया था। ठीक। चलिए अगला सवाल है, स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद ये लाया गया था इसे? तो याद रखना है असहयोग आंदोलन। जब गांधी जी 1922 में देखेंगे कि 12 फरवरी 1922 वापस ले लिए। इसके बाद फिर देखेंगे कि कुछ नेता जो थे नाराज थे, तो वो सभी नेता फिर देखेंगे यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी गठन किया जाता है। ठीक है। कब की जाती है? 1923 में। किनके द्वारा? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1923, क्योंकि 1922 में असफल हो गया था। 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया था। ठीक है। क्योंकि 5 जनवरी 1922 को क्या होता है यहाँ पे? चौरी चौरा का कांड हो जाता है। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को ना, 5 फरवरी 1922 को, माफ़ कीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को ये कांड होता है और 12 फरवरी को ही वापस ले लिया जाता है। ठीक, 7 दिन के बाद। ठीक है। जो बरदौली में जो कांग्रेस की बैठक होती है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। चौरा चौरी की एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ युवा कांग्रेस नेता असंतुष्ट थे। गांधी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सी आर दास व महासचिव मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। तो याद रखना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था ये आपको बतानी है। तो सिंपल से याद रखना है आपको, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। तुर्की में जो खलीफा होता था ना, वहाँ का अंग्रेजों के द्वारा उनका विरोध किया जा रहा था। ठीक है। विरोध मतलब कह सकते हैं उनका दुर्व्यवहार किया जा रहा था तुर्की के खलीफा को। किनके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वहाँ पे तुर्की में, जो तुर्की एक देश है। ठीक है। तो वहाँ का इफेक्ट भारत में भी देखने को मिला था। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर के मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। परंतु 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के बाद खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत में भी खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? सबको पता होगा, चित्तरंजन दास। ठीक है। चित्तरंजन दास देखेंगे देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य है फ्रेंड ऑफ द नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। कब की थी? 1923 में। ठीक है। किसकी असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, है ना। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मैं परिषद को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूँ। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? सवाल है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में आई थी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो याद रखना है महात्मा गांधी को चुना गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा। ठीक है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधु यानी कि मौलाना मोहम्मद अली
और शौकत अली को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? अक्सर यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए ML नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ये 1928 की बात है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस समिति में 2 मुस्लिम सहित कुल 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य घोषित किया गया था इस रिपोर्ट के अंतर्गत। अगला सवाल है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये अधिवेशन कब हुआ था यहाँ पे? तो ये हुआ था 1929 को। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, और वहीं पे देखेंगे कि भारत का आधिकारिक झंडा भी फहराया जाता है पहली बार। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ दिया होगा 1929 ईस्वी में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया तथा भारत को पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा फहराया गया था। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात थी, गौरवपूर्ण क्षण था ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? बताना है, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका पहला ऑप्शन, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। वैसे अब देखेंगे तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, एक हुआ था 1930 में, एक हुआ था 1931 और एक हुआ था 1932। ठीक है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में आप देखेंगे कि सिर्फ गांधी जी भाग किस में लेते हैं? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। पहला में भाग नहीं लेते और तीसरा में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ किस में भाग ले रहे हैं यहाँ पे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। अच्छा, गोलमेज मतलब क्या होता है? देखिएगा, गोलमेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन में ये होता है कि यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए जरा सा कि कौन मुखिया कौन है यहाँ पे? मुख्य आदमी कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। तो गोलमेज सम्मेलन में मतलब ये था कि अंग्रेज वहाँ पे ब्रिटिश सरकार का ये कहना था कि आइए हम लोग गोलमेज सम्मेलन में बैठेंगे। वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि हम लोग सभी एक हैं, सबको समान नज़र से देखे जा रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, मतलब सबको हम समान इज्जत से देखा जा रहा है ना। और एक होता है, आपको देखेंगे कि अलग से चेयर लगी होती है, जो कि वहाँ पे देखेंगे एक मुखिया है और बाकी सब लोग उसका एक सपोर्टर हैं या फिर सब उसका सहयोगी हैं। लेकिन इस तरीके के गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कौन यहाँ पे हेड है, यानी सबको समान नज़रों से देखा जाएगा। तो ऐसा उन लोग का सिर्फ पॉलिटिक्स की राजनीति थी ब्रिटिश सरकार की कि आइए आप लोग को हम क्या करें, गोलमेज सम्मेलन में गोल सम्मेलन में बैठाएंगे, वहाँ पे किसी को कोई तवज्जो नहीं दिया जाएगा, सबका सुना जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे चाहती थी ब्रिटिश सरकार, चाहती थी वहाँ पे कि आए यहाँ ब्रिटिश का वहाँ का जो थे सम्राट जो भी थे, तो उनको बुलाया गया था, इन लोगों को, अंग्रेजों को बुलाया, कांग्रेस को बुलाया गया था, जो भी पार्टी में शामिल थे। तो उसमें गांधी जी पहली बार नहीं गए थे। तो गांधी के बिना वहाँ पर कुछ भी समझौता होना तो पॉसिबल ही नहीं था। पहली बार तो हुआ जो 1930 में। ठीक है, तो वहाँ कुछ भी जो भी समझौता हुआ वहाँ पे बिल्कुल भी उससे कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जब गांधी जी तो गए नहीं। 1931 में फिर वहाँ पे इरविन को वहाँ से मैसेज आता है कि किसी तरीके से गांधी को समझाओ। गांधी समझने को तैयार ही नहीं थे, वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार ही नहीं थे। तो वहाँ से सम्राट को मैसेज आता है इनके पास, इरविन के पास, कि किसी तरीके से गांधी को समझाओ और अगली बार जब बैठा हुआ तो उसमें उसको भेजा जाए किसी तरीके से। तो वही फिर लाके समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच में, और फिर गांधी जा करके भाग लेते हैं। फिर भी वहाँ पे वो समझौता दूसरा बार भी मतलब कि वो सफल नहीं हो पाता है। इस बार फिर तीसरा बार गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में, उसमें भी गांधी जी नहीं जाते हैं। और कह सकते हैं तीनों इस तरीके से कह सकते हैं गोलमेज सम्मेलन एक तरह से असफल ही साबित हुआ। ठीक है,
तो ये था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ये गांधी इरविन का समझौता था। गांधी को स्पेशली इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था इरविन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 मार्च 1931 को गांधी जी व इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इससे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। वह कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन किसने किया था? सिंपल सा बताना है, तो याद रखना है वी.डी. सावरकर ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। वी.डी. सावरकर, जिसे विनायक दामोदर सावरकर भी कहते हैं, के द्वारा 1902 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। वी.डी. सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। अब है कामागाटा मारू क्या है, यह क्या था? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये था कनाडा की यात्रा पर निकला गया एक जलपोत था। ठीक है, सबको पता होगा, बहुत ही फेमस स्टोरी है इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1913 ईस्वी में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से न आए हो। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरुदीप सी एक जहाज कामागाटामारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा का वैंकूवर पहुंचे। ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाज के वापस बजबज जो कि कलकत्ता में है पहुंचने पर यात्रियों व पुलिसकर्मियों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा कहानी और भी डिटेल्स है। ठीक है, इसका स्टोरी कहीं पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 50+ सवाल हैं, तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा आज ये। चलिए, किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ठीक है, तो याद रखना है ये व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद इनका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा। 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HRA कहते हैं, की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र आदि क्रांतिकारियों ने की थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था। इसकी स्थापना में अन्य सदस्य कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा भी शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे जतींद्रनाथ मुखर्जी। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। जतींद्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। वे युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी से क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। ठीक है, युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे, ध्यान रखना है। वे विवेकानंद व अरविंद घोष के अनुयायी थे। ठीक है, इनको मानने वाले थे। वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है जतींद्रनाथ मुखर्जी के बारे में। अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ठीक है, ये भी फेमस घटना है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये है 1908 की घटना। ठीक है, 1908 की घटना है ये, है ना, जब ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा उनका पर बम फेंका गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना है, 30 अप्रैल 1908 की ये घटना है। किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर एक प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस पर उस समय बम फेंका जब वे यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। परंतु इस मामले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर दी और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में
शहीद होने का वाले क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। ठीक है, पहले भी लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछला शायद वीडियो में। चलिए अगला सवाल है, लाहौर संयंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर संयंत्र के कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तब देखेंगे यहाँ पे इसमें सुखदेव, भगत और राजगुरु है ना। सुखदेव, भगत और राजगुरु ये तीनों को लाहौर संयंत्र कांड में से फांसी दी गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को नहीं दी गई थी, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, लाहौर संयंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई तथा 23 मार्च 1931 को इसको फांसी दे दी गई। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस में मनाते हैं हम लोग। जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल अंडमान ये भेज दिया गया था इनको। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दे करके सेलुलर जेल भेजा गया था, जो कि अंडमान में है। ठीक है, तो बाकी सुखदेव, राजगुरु और भगत इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, लाहौर संयंत्र केस के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान कहाँ था? तो याद रखना है, यह स्थान था पूर्वी बंगाल में। कहाँ था ये? पूर्वी बंगाल में था। ध्यान रखिएगा, धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में बड़ा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। किसका, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष, अरविंद कुमार घोष के ये भाई थे, ने किया था। उन्होंने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों का संगठित करने के लिए किया गया के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में ये विस्तृत जानकारी दी गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रा लोक समाज ने की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी सही है, खेड़ा सत्याग्रह भी सही है, बारदोली सत्याग्रह यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह देखेंगे कि सरदार भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, बाकी खेड़ा देखेंगे कि जो सत्याग्रह 1918 हुआ था, है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जबकि देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए बाकी देख लेते थोड़ा सा यहाँ क्या दे रखा है। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का नेतृत्व किया था। जबकि गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो बारदोली में ही देखेंगे कि जो सरदार की जो उपाधि दी गई थी ना, तो यहीं पे बारदोली के जो महिलाएं थी उन्हीं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली के महिलाओं के द्वारा सरदार भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ठीक है, सवाल है यहाँ पे कि किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो आप देखेंगे कि राजकोट सत्याग्रह में भाग लिए थे, खेड़ा में भाग लिए थे, असहयोग आंदोलन तो खैर इन्हीं को माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाईकॉम सत्याग्रह, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाईकॉम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 तक चला था, ये तरवनकोर जो कि केरल में है, निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश एवं मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। गांधी ने वाईकॉम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था
राजकोट सत्याग्रह तथा सहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, नेतृत्व इन्हें स्वयं इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? सवाल है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मणिपुर में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन के नेता या जदुनांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दे दी। उसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गाइडिनल्लू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिनल्लू ने को रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? सवाल है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो याद रखना है अब्बास तैयब जी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, ठीक है, गुजरात के ग्रैंड ओल्डमैन इन्हें कहा जाता है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुआ थी, याद रखना है। ठीक है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये था आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना है 1930 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। 1930 ईस्वी में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनका प्रमुख आंदोलन भूदान आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? पहले आंसर बता चुके हैं, क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था, जबकि गांधी इरविन का समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन का समझौता होने के बाद यहाँ पे फिर जाकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं गांधी जी। ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, इसकी असफलता पर गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु महात्मा गांधी SS राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वैसे अब देखेंगे कि 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, तीनों ही असफल ही होता है, कोई भी सफल होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखें कांग्रेस का कोई पार्टिसिपेट रहता ही नहीं है। एक तो दूसरे में जाते भी है गांधी जी, लेकिन वो भी असफल ही साबित होता है, क्योंकि जो गांधी जी का मांग था वो पूरा हो ही नहीं रहा था। ठीक है, वैसे ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का जो मांग था, है ना, तो वो मांग तो इरविन ने कहा था ठीक है आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो वहाँ पे पता चलता है कि वो उनको मानने को तैयार ही नहीं है ना। तो इस तरीके से असफल हो जाता है, दूसरा भी तीसरा भी सभी असफल ही हो जाता है वैसे। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी। ठीक है, सही आंसर है सी ऑप्शन। 1942 की घटना सबको पता होगा, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जरूर याद रखिएगा। 8 अगस्त, क्योंकि अगस्त में होता है ना, इसलिए अगस्त क्रांति कहते हैं। 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एक कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का स्वतः
स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। बाद में इसको भले ही अप्लाई किया था गांधी जी ने, लेकिन नारा जो दिया था ना यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? कौन सा व्यक्ति था ऐसा? तो ये व्यक्ति थे लॉर्ड लिनलिथियागो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथियागो ही थे जिन्होंने कहा था कि गांधी जी के राजनीतिक जो है वो क्या है, जो आंदोलन है वो गांधी जी का आंदोलन क्या है, राजनीतिक फिरौती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायसराय लॉर्ड लिनलिथियागो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, है ना। कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा था गांधी जी कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो याद रखना है वर्धा में। कहाँ पे? वर्धा में। बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। अंततः गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा यहाँ पे उषा मेहता। ठीक है, सही आंसर है उषा मेहता। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बम्बई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था। ठीक है, इस खुफिया रेडियो का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो प्रसारण, अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, अगला सवाल है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? बताना है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे उनका नाम क्या था? तो याद रखना है उनका नाम था लुई फिशर। क्या नाम था उनका? लुई फिशर था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं है? किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं है? तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारतवासियों के लिए है का नारा दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारतवासियों के लिए है का नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर पहुँचे हम लोग। 50+ क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। कब किया था? 1925 में, है ना, सबको पता होगा। ध्यान रखिएगा 1925 ईस्वी में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व प्रारंभ किया तो यह संस्था और प्रखर होकर उभरी और विभिन्न शहरों में कांग्रेस के समानांतर इसके अधिवेशन अत्यधिक नियमित रूप से होने लगे। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है, अगला सवाल है, राजेंद्र प्रसाद ने किससे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो। किसे माना है?
लॉर्ड मिंटो को माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1919 ईस्वी में मार्लो मिंटो एक्ट द्वारा, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिमों को प्रदान किया गया, जो कि कालांतर में भारत विभाजन का कारण बना। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। ठीक है, इससे पीछे रीजन समझ में आया क्यों कहा था, क्योंकि देखेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में देखेंगे कि उनके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को प्रदान किया गया था। ठीक है, बाद में ही देखेंगे कि भारत विभाजन का कारण भी बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा लिया था। तो याद रखना है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करने का था। तिलक की अनुपस्थिति और बेसेंट के लोगों के नेतृत्व करने में असमर्थता के कारण आंदोलन विफल हो गया। विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी को जनता के नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली और 1920 में होम रूल लीग का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया और ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है। बताना है सबसे पुराना आश्रम यहाँ पे कौन सा है। तो ये है फिनिक्स। ठीक है, फिनिक्स यहाँ पे सबसे पुराना आश्रम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए इस बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना एक समाजवादी पद्धति में सहकारी संस्था के रूप में की थी। ठीक है, कब 1904 में। यह महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम है। इसका उद्देश्य प्रत्येक सदस्य को दी गई 3 एकड़ भूमि पर खेती करना और अनुपस्थिति भूस्वामियों के लिए के एक नए वर्ग के उद्भव को रोकना था। ठीक है, अगला सवाल है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो अब देखेंगे इसमें अनुग्रह नारायण नहीं थे। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए से कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। बताना है कि स्वामी सहजानंद जो थे वो किससे संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा स्वामी सहजानंद ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बिहार में किसान आंदोलन। ध्यान दीजिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी और विकास किसान नेता थे। ये माफ़ कीजिएगा, भारत के राष्ट्रवादी और किसान नेता थे। इन्होंने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखना है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी थी। वह इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, तो बिहार में किसान आंदोलन और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। तो सहजानंद सरस्वती ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 1920 ईस्वी में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन ऑल इंडिया होम रूल लीग। माफ़ कीजिएगा, सवाल क्या है, सवाल था कि 1920 ईस्वी में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका अध्यक्षता यहाँ पे लाला लाजपत राय ने किया था, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। बताना है जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो सही आंसर है यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह, ये बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था।
जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। ये लोग रॉलेट एक्ट 1919 को शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। रॉलेट अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए थे और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी, है ना। इसी विरोध में देखेंगे कि यहाँ पे ये जो आयोजित किया गया था, जालियांवाला बाग जो संहार हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो रॉलेट सत्याग्रह निकाली गई थी, ठीक है, तो इसी पीछे रीजन नहीं था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये थे हकीम अजमल खां, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1921 ईस्वी का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की, या फिर स्वदेशी आंदोलन का, या फिर असहकार आंदोलन का? सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। मोपला आंदोलन पूछा गया था, बीपीसी टीआरई में भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया, वैसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे केरल प्रांत के मालाबार जिसे कि मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थी। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे से में क्या हो गए, समा गए, ठीक है। तो ये था मोपला विद्रोह, ध्यान रखिएगा। तो मोपला आंदोलन की शाखा थी एक खिलाफत आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया और परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो किया, लेकिन इसके जो परिणाम हुए, रिजल्ट जो हुआ, वो नहीं देख सके? कौन थे, ये आपको बताना है। ये थे बाल गंगाधर तिलक, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के पहले दिन 1 अगस्त 1920 ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं दे सके थे, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। इस शायद इसका ये सवाल इस तरह का पहले भी पूछा गया था, हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था 1929 में, है ना। याद होगा लाहौर अधिवेशन, रावी तट के किनारे जो हुआ था घटना, ठीक है, वहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखिएगा ध्यान से, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में ये मनाया जाएगा तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये भी सवाल रिपीट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही होगा अब्बास तैयब जी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? बताना है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पूछने का तरीका सिर्फ अलग है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी भाग लिए थे, याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है, लंदन में आयोजित किया गया था, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी और यह सफल साबित हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में 7 सितंबर 1931 को, ठीक है,
इसमें कांग्रेस एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लिए थे, लेकिन इनके मांगों को वहाँ पे नहीं स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये भी असफल साबित होता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने इस सम्मेलन को ही किया गया था, बहिष्कार किया था, और ये भी वहाँ पे गए ही नहीं थे कांग्रेस कोई नेता, तो ये भी असफल हुआ फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो याद रखना है सरोजनी नायडू, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 1919 ईस्वी में जिन्ना के राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौते कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जेल में गांधी का आमरण अनशन। ठीक है, जेल में गांधी का आमरण अनशन इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी, ये आपको बतानी है। तो याद रखना है, सांप्रदायिक अवार्ड में और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को 71 और 147 सीटें दी गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही होगा। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पुनः पैक्ट में बढ़कर 147 कर दिया गया। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो याद रखना है सही आंसर होगा पंजाब। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया, जिसे पेप्सू है ना कहा गया। पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से पूरा पूछ लिया जाए, इसका पूरा क्या फुल फॉर्म क्या है, तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 53 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री से ये अंतिम चैप्टर था। इसके बाद हम लोग फिर अब ये राजव्यवस्था शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो राजव्यवस्था से हम लोग देखेंगे सवालों को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।